हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिसोर्स प्लानिंग। इससे पहले हम इस चैप्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक पढ़ चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमने देखा था कि रिसोर्सेज को इफ़िशिएंटली यूज़ करना ताकि रिसोर्सेज को सेव किया जा सके फॉर फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है और हमारा टॉपिक आज का यहीं से स्टार्ट होता है जिसका नेम है रिसोर्स प्लानिंग। Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. It has importance in a country like India. तो रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि रिसोर्सेज को इफ़िशिएंटली यूज़ किया जा सके और रिसोर्सेज को कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इंडिया जो कि एक डाइवर्स कंट्री है, इंडिया के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज की भरमार है, वहीं दूसरी तरफ हमारी कंट्री के पास कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है या रिसोर्सेज हैं ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स के एग्जाम्पल दिए हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जो मिनरल्स एंड कोल्स के डिपॉजिट्स हैं, यानी कि जिनके पास मिनरल्स एंड कोल्स बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद हैं। लाइक अरुणाचल प्रदेश हैज़ एबेंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। वहीं अरुणाचल प्रदेश जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स की कमी है। ऐसे ही राजस्थान का एग्जाम्पल दिया है जहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है, लेकिन वहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर वाटर रिसोर्स की कमी है। तो ऐसी कंट्री जिसके कुछ स्टेट्स के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और कुछ स्टेट्स के पास रिसोर्सेज हैं ही नहीं, तो इन दोनों के बीच में जो बैलेंस्ड है, इन दोनों के बीच में जो इम्बैलेंस्ड है, जो गैप है, उस गैप को फिल करना, उस गैप को बैलेंस करना, यही हमारा रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। ताकि एक रीजन और दूसरे रीजन के बीच में जो डिसबैलेंस है रिसोर्सेज का, वो प्रॉपर हो सके, वो बैलेंस हो सके। तो देखते हैं कि हमारे देश में रिसोर्स प्लानिंग को किस तरीके से अडॉप्ट किया गया। तो चलिए देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो इसमें पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। इसका मीनिंग हुआ कि
रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, रिसोर्सेज का पता लगाना कि कौन सा रिसोर्सेज कौन से रीजन में मौजूद है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी क्या क्वांटिटी है, यानी कि किस स्टेट्स में, किस रीजन में, कहाँ पर रिसोर्सेज, कौन सा रिसोर्सेज है, कितनी ज़्यादा तादाद में है, मात्रा में है, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी है, यानी कि वो किस क्वालिटी का रिसोर्स है, वो आयरन है, वो मैग्नीशियम है, कौन सा रिसोर्सेज है, और इसका पता सर्वे करके, मैपिंग करके जैसे भी लगाया जा सके लगाया जाए। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशन। इसमें रिसोर्सेज को कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू, कौन सी स्किल्स के थ्रू प्राप्त किया जाए, वो क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाए, इसके ऊपर फोकस करा जाए। थर्ड, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। इसमें रिसोर्सेज को किस तरीके से और कहाँ पर यूज़ किया जाए जो कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हो, ना कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी या इंडिविजुअल इंडस्ट्री के लिए ही सीमित हो। ऐसा ना हो कि एक कंपनी या एक इंडस्ट्री रिसोर्सेज को यूज़ करती जाए और कंट्री का डेवलपमेंट ना हो। तो पूरी कंट्री का डेवलपमेंट हो, इसीलिए रिसोर्सेज को कंट्री के डेवलपमेंट के बेस पर यूज़ किया जाए। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज को किस तरीके से कंजर्व किया जाए, हम इस टॉपिक को देखते हैं। और इस टॉपिक को देखने से पहले गांधी जी का एक एग्जाम्पल है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, जो कि एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, हम उसको देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट in voicing his concern about resources conservation in this world। गांधी जी ने रिसोर्स कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ बात कही थी। वो क्या है देखते हैं हम। देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। There is enough for everybody's need and not for anybody's greed। यहाँ गांधी जी का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर काफ़ी कुछ है इंसान की, ह्यूमन बीइंग की आवश्यकताओं के लिए। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में, काफ़ी हद तक बहुत कुछ मौजूद है इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड, लेकिन किसी की भी लालच को पूरा करने के लिए
काफ़ी नहीं है। यानी कि किसी अगर एक लालची इंसान है तो उसकी लालच को कोई भी पूरा नहीं कर सकता, उसकी लालच को किसी भी तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता। लालची इंसान तो लालच में मांगता ही रहता है, तो उसकी लालच को पूरा कर ही नहीं सकते, कितनी ही कोशिश कर ले। यहाँ पर गांधी जी का रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए ये एक वर्ल्ड फेमस कोट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं हम। लैंड कंजर्वेशन में हम देखते हैं कि हमारे देश में जो फॉर्म्स ऑफ लैंड हैं वो कौन कौन से हैं। तो फॉर्म्स ऑफ लैंड, हमारी कंट्री लकीली सारे तरीके के लैंड फॉर्म से गॉड गिफ्टेड है, जिसमें हमारे पास प्लेन्स एरिया भी हैं, हमारे पास माउंटेन्स भी हैं, हमारे पास प्लेट्यूज भी हैं। लैंड फॉर्म्स में जहाँ हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं, वहीं माउंटेन्स में हमारे पास हिली स्टेशंस हैं, हिली एरियाज़ हैं, जहाँ पर दूर दराज के लोग आउटिंग करने आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, जिससे हमें टूरिज़्म का बिज़नेस मिलता है। इसके अलावा माउंटेन हमें रिवर्स का सोर्स भी है। हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ पहाड़ों से ही बहकर प्लेन एरियाज़ में आती हैं। थर्ड है हमारा प्लेट्यूज़। तो जो प्लेट्यूज़ हैं वो अपने आप में बहुत सारे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स से फुलफ़िल हैं, जिनसे हमें ये सारी चीज़ें, चाहे वो मिनरल्स हों, फॉसिल फ्यूल्स हों, ये प्राप्त होते हैं। अब हम इनके अगर परसेंटेज ऑफ साइज़ के बारे में देख लेते हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इन प्लेन, 30% माउंटेन एरिया है, 27% प्लेट्यूज़ है। अब हम देखते हैं लैंड का यूटिलाइजेशन, कि किस तरीके से लैंड को यूटिलाइज किया जाता है हमारे देश में। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। पहला है फॉरेस्ट, यानी कि लैंड जो कि फॉरेस्ट हैं जहाँ पर। दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कुछ लैंड हमारे पास ऐसी भी है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, या जहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो सकती, जिनमें बैरन और वेस्ट लैंड है। और दूसरी जो नॉन एग्रीकल्चर के लिए है, यानी कि जहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह बनी हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह बनी है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनी है, रोड्स वगैरह बने हैं, तो इनके ऊपर तो कल्टीवेशन हो ही नहीं सकती। तो ये दूसरी कैटेगरीज़ में दो पार्ट में डिवाइड है, ए और बी। ए में बैरन लैंड यानी कि बंजर है ना, या जिसको हम वेस्ट लैंड कह सकते हैं। दूसरी लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, यानी कि ऐसी लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए नहीं है, जहाँ पर बिल्डिंग, रोड और फैक्ट्रीज़ वगैरह इस्टेब्लिश हैं। थर्ड हम देखते हैं अदर कल्टीवेटेड लैंड, है ना। इसके अलावा अदर कल्टीवेटेड लैंड में क्या है, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी कि जो ग्रेजिंग के लिए, पास्चर लैंड के लिए ही है, जहाँ पर किसी तरीके का फार्मिंग वगैरह कल्टीवेशन नहीं होती है। इसके अलावा दूसरा लैंड अंडर मिसलिनियस ट्रीज क्रॉप्स ग्रुप्स,
है ना। इसके अलावा अन्य झाड़ झंकार वगैरह, कटीले, इस तरीके के एरियाज़ हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो रही है। कल्चरलेबल इस थर्ड में ही 3 पार्ट है, एक और है सी, कल्चरलेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। ओके, तो ये कल्चरेबल वेस्टलैंड। चलिए फोर्थ देख लेते हैं, फैलो लैंड। करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि जिसको बिना कल्टीवेशन किए 1 साल या उससे कम के लिए छोड़ दिया जाता है, वो हमारी कहलाती है करंट फैलो। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी एग्रीकल्चर लैंड को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर उसी का जिक्र हो रहा है कि ऐसी लैंड जो 1 साल या 1 साल से कम के लिए खाली छोड़ दी गई हैं, जिनके ऊपर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, वो हमारे कहलाते हैं करंट फैलो। सेकेंड है अदर देन करंट फैलो। यहाँ पर ऐसे अनकल्टिवेटेड लैंड एरियाज, एग्रीकल्चर एरियाज जिनको 1 या 5 साल, 1 से 5 साल तक के लिए बिना कल्टीवेशन किए छोड़ दिया गया है, जिनके ऊपर कल्टीवेशन नहीं हो रही है। नेट सोन एरिया, फिफ्थ, area sown more than once in an agriculture year plus net sown area is known as gross cropped area। तो नेट सोन एरिया का मतलब एरिया सोन मोर देन 1, जहां पर साल में 1 बार से ज़्यादा, है ना, एरिया सोन मोर देन वंस, 1 बार से ज़्यादा, 1 साल में 1 बार से ज़्यादा ईयर प्लस नेट सोन एरिया, वो हमारा क्या कहलाता है, नेट सोन एरिया।